हेलो एवरीवन, सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस ट्री हिमाचल प्रदेश के चैनल पे। आज हम आप लोगों के साथ कुछ पॉलिटी के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन रिगार्डिंग द पॉलिटी एमसीक्यूज़। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? हु प्रिजाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग। इन्होंने बेसिकली पूछा है कि जो इनॉग्रल मीटिंग थी किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसको प्रिजाइड किसने किया। हमें पता है कि हमारा संविधान बनाने के लिए एक असेंबली का संगठन किया गया था, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, या और क्या कहेंगे मुझसे? हिंदी में अगर हम उसे कहो तो क्या कहेंगे? अगर हम उसे हिंदी में कुछ कहना चाहें, जैसे कि हम अलग लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी में हम क्या कहेंगे? विधान उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम क्या कहेंगे? कौन सी सभा? संविधान सभा। ठीक है जी। तो संविधान सभा की बात कर रहे हैं ये कि उसका जो पहला इनॉग्रल ओपनिंग सेशन था या ओपनिंग मीटिंग थी, जो उनकी जो ओपन हुआ था जब, वो किसने प्रिजाइड किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम पे पता है कि जो ओपनिंग हुई थी वो हुई कब थी, या सेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर सन 1946 को हुआ था। और उस मीटिंग में जो पहली बार बंदा एज अ हेड चुना गया था, जिसने ओपनिंग की थी, वो कौन थे? ही वॉज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब यहां पे किसी बच्चे ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाद में इलेक्ट किया गया था। यहां पे स्पेशल लिखा है इनॉग्रल मीटिंग को किसने प्रिजाइड किया है, उसके हेड कौन थे? तो याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ओपनिंग मीटिंग में प्रिजाइड किया था। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो किसके साथ है? प्रीएम्बल के साथ रिलेटेड है। प्रीएम्बल में हम कुल 10 वर्ड्स पढ़ते हैं, और यहां पे जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स। इंडिया के बारे में क्या कहती है? अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन इन अलग अलग वर्ड्स की जो क्रोनोलॉजी है वो हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन बेसिकली उस चीज के ऊपर है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। हम कुल 10 वर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना, लेकिन यहां पे केवल 5 वर्ड पूछे हैं, और ये पहले 5 वर्ड जो हैं ये कहीं ना कहीं हमें पता है कि इंडिया का जो नेचर है उसको दर्शाते हैं। तो आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस वो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है जो बिल्कुल सही लहजे में बता रहा है, एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी में बता रहा है कि सबसे पहला वर्ड ये होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां ये होगा। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है। सबसे पहला वर्ड प्रीएम्बल में सोवरेन लिखा जाता है, फिर कौन सा लेता है? फिर सोशलिस्ट, फिर सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, और ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ऐसे ही ये लाइन लिखी गई है कहां पे? प्रीएम्बल में। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए होगा। हम आगे जाते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि भारत देश में सिटीजनशिप के रिगार्डिंग यदि किसी ने कोई कानून बनाना हो तो वो कानून बनाने की अनुमति किसे दी गई है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत में सिटीजनशिप को लेके यदि कोई कानून बनाना हो तो वो कानून बनाने की पावर किसको दी गई है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। और आपके सामने है यूनियन कैबिनेट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और लॉ कमीशन। यदि हम इस चैप्टर को पढ़ें तो वहां पे एक आर्टिकल 11 आता है। उस आर्टिकल 11 में ये चीज साफ साफ लिख रखी है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड यदि कोई भी कानून बनाना है तो ये पावर किसको दी जाती है? इस देश की पार्लियामेंट को दी जाती है। तो आंसर क्या आएगा यहां पे? बी ऑप्शन, जो कि क्या है? पार्लियामेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, हम कहां पढ़ते हैं? हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं पार्ट 3 में। पार्ट कौन सा है? 3 है। और उसके बाद आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। और इसका जो आर्टिकल 12 है वो आर्टिकल 12 कहीं ना कहीं स्टेट की डेफिनेशन की बात करता है, और उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। कहता है कि स्टेट किस पर्पस के लिए? फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में जहां जहां स्टेट शब्द का उपयोग हुआ है उसका मतलब क्या है?
क्या इंक्लूड करता है वो वर्ड? क्वेश्चन ये है, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज। अगर हम अपना आर्टिकल 12 उठा के देखें तो वो इन सारी चीजों को इंक्लूड कर रहा है। स्टेट की डेफिनेशन में ये सारी की सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन, जो कहता है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चाहे सेंटर सरकार हो, चाहे स्टेट सरकार हो, चाहे लोकल बॉडीज हो, ये सारी की सारी स्टेट की डेफिनेशन में अंडर आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट के चैप्टर में हमें क्लियर कट देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री? संविधान के हिसाब से, पहली बार तो में ये नोटिस करना होता है कि संविधान के हिसाब से नीचे लिखी हुई चीजों में से ऐसी कौन सी एक चीज है जो संविधान खुद कहता है कि यदि देश में अच्छा गवर्नेंस करना है तो इनको ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि नीचे लिखी हुई 4 ऑप्शनों में से एक चीज ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस पर्पस से? अगर इस देश का गवर्नेंस हम अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो उस गवर्नेंस के लिए इनमें से लिखी हुई एक चीज को बहुत ध्यान से हमें लागू करना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक। हम अपने चैप्टर पढ़ते हैं एक डीपीएसपी, पार्ट 4 में ये हमको मिलता है और आर्टिकल हम पढ़ेंगे 36 से लेके अराउंड 51। और इसमें अगर आप पढ़ें ये फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस वाली बात, अगर हम इसका आर्टिकल 37 पढ़ें, अगर हम डीपीएसपी का आर्टिकल 37 पढ़ते हैं तो वहां पे एक बात लिख रखी है, चाहे कहते ये नॉन जस्टिसेबल पार्ट है संविधान का। नॉन जस्टिसेबल पार्ट मींस कि इसमें लिखी हुई बातों को आप जुडिशरी के थ्रू एनफोर्स नहीं करवा सकते, ठीक है, या डीपीएसपी में लिखी हुई बातों को आधार बना के आप अदालत नहीं जा सकते हैं। लेकिन उसी आर्टिकल के अंदर लिखा है फिर भी सरकार को गवर्नेंस के वक्त इनको एज अ बेसिक प्रिंसिपल लेके चलना होगा। ये लाइन ऐसे वहां लिखी रखी है कि जो डीपीएसपी है ये फंडामेंटल हैं एक स्टेट की अच्छी गवर्नेंस के लिए। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज जो इंक्लूड की गई थी संविधान में, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, किसकी रिकमेंडेशन पे? फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे संविधान में ऐड की गई हैं। यहां से एक बात तो स्पष्ट होती है कि शुरू से ही फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर हमारे संविधान में नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन यही है कि कौन सी ऐसी कमेटी है इनमें से जो 4 ऑप्शन है जिसके कहने पे फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में हिस्सा या जगह मिली है। हम यहां पढ़ते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी ऑफ 1976। इस कमेटी के कहने पे ही फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में ऐड किया गया। और ऐड कहां किया गया था? 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो 1976 में आती है, उसके थ्रू एक नया पार्ट आया जिसे कहते हैं हम 4A, ठीक है। और एक नया आर्टिकल आता है 51A, जिसमें कुल कितनी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र है। आई थिंक आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जब इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था तो इस कमेटी ने कुल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंडेशन या रेकमेंड की थी। लेकिन जब सरकार फंडामेंटल ड्यूटीज लेके आती है तो इन टोटल 10 लेके आती है, और जो 11वीं ड्यूटी है वो लेटर ऑन ऐड की गई है 86th अमेंडमेंट के साथ। आज टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इस देश के नागरिकों के लिए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज द राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ? ये कह रहा है संविधान ने इनमें से एक इंसान को या एक बॉडी को हक दे रखा है, राइट दे रखा है कि वो चाहें तो जब कोई लॉ के बारे में जानकारी लेना चाहें तो वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं। संविधान ने नीचे लिखे हुए ऑप्शन में से किसी एक बॉडी या किसी एक अथॉरिटी को यह राइट दे रखा है कि वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं जब किसी कानून के बारे में जानकारी वो लेना चाहते हैं। अगर हम इस चीज को या इस चीज का आंसर ढूंढने की कोशिश करें तो इस चीज का हमें आंसर मिलेगा आर्टिकल 143 में। हम जब आर्टिकल 143 पढ़ते हैं तो हम लिखते हैं इस आर्टिकल के अंदर जो राष्ट्रपति हैं, इस आर्टिकल के अंदर जो राष्ट्रपति हैं हमारे देश के, वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं किसी कानून के संबंध में। तो
तो यहां पे आंसर क्या आना चाहिए? अथॉरिटी कौन है? वो राष्ट्रपति है, जिसको ये हक दे रखा है किसने? संविधान ने। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, देखो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, यानी कोई ना कोई आर्टिकल होगा। आर्टिकल मैंने आपको बताया कौन सा है, 143 है। जब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन 8 कहता है जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे देश का, वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है कहां का? देखिए वाइस प्रेसिडेंट, जिसका आर्टिकल क्या है? 63 है। अगर मैं अकेले वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं तो उनका आर्टिकल क्या है? 63 है। जब हम पढ़ते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में तो वहां पे एक चीज लिखी जाती है, या अगर मैं अलग कह दूं, जब हम पढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होगा? तो हमारा संविधान कहता है कि जो भी बंदा इस देश में उपराष्ट्रपति की गद्दी के लिए इलेक्ट होगा, जो भी बंदा इस देश में उपराष्ट्रपति की गद्दी के लिए इलेक्ट होगा, वही बंदा राज्यसभा का क्या होगा? चेयरमैन होगा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब है कि जिस ओहदे पे वो इंसान बैठा है, उस ओहदे की वजह से ही उसे ये सीट भी दी जाती है। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है जिस ओहदे पर वो इंसान बैठा है, उस ओहदे पे बैठे होने की वजह से ही उस इंसान को यह पदवी भी दी जाती है। तो यहां पे क्या आंसर है? राज्यसभा आएगा। उपराष्ट्रपति हमारे यहां पे राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट लेजिस्लेचर्स इलेक्ट, संविधान के हिसाब से वो कह रहे हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो इनमें से किसके इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं? अब लोकसभा के इलेक्शन में तो हम लोग लेते हैं। इस देश का हर वो नागरिक जो 18 साल से ऊपर हो चुका है वो लोकसभा के इलेक्शन में हिस्सा लेता है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के तो कोई इलेक्शन हमने आज तक सुने नहीं है। अटॉर्नी जनरल के हमने आज तक इलेक्शन सुने नहीं है। तो एक ही बॉडी बचती है, कौन? राज्यसभा। राज्यसभा को कौन इलेक्ट करता है? राज्यसभा को इलेक्ट करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। उस स्टेट के SLA के जो इलेक्ट होके आए बंदे हैं, वही राज्यसभा के बंदों के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एज अ वोटर। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। और जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स और ऑर्डर्स। संविधान के किस आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपनी ही जजमेंट्स को दोबारा रिव्यू कर सकती है, अपने ऑर्डर्स को दोबारा एक बार रीचेक कर सकती है? ये बहुत बड़ा आर्टिकल पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। तो यहां पे इस आर्टिकल का आंसर क्या है? आर्टिकल 137, जो सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है कि वो अपनी ही जजमेंट्स को दोबारा रिव्यू कर सकती है। हाँ, वो बात अलग है, जब रिव्यू करने की बात आएगी तो रिव्यू करने के लिए जज बैठेंगे, उनका नंबर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जिस जजमेंट को रिव्यू कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक उनकी जजमेंट आती है 2022 में, वो जजमेंट कुल 5 जज बैठ के उस पर फैसला सुनाते हैं, लेकिन 2023 में इस जजमेंट को रिव्यू करने की बात की गई। तो आप देखोगे रिव्यू करने वक्त कम से कम यहां पे 5 से ज्यादा जज होंगे, 7 होंगे या 9 होंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और यहीं पे एक बात आपको मैं पूछना चाहता हूं, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये जुडिशियल रिव्यू की पावर या अपनी ही जजमेंट को रिव्यू करने की पावर क्या संविधान में हाई कोर्ट के वास्ते लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई? ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही थी। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि क्या हाई कोर्ट अपनी ही जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है? अगर कर सकता है तो क्या यह संविधान में कहीं लिखा हुआ है? ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के देना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको जितने भी क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किए हैं वो समझ आए होंगे। आपके ज्ञान में कोई ना कोई बढ़ोतरी तो पक्का हुई ही होगी इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद। ऐसे ही क्वेश्चंस हम आपके लिए लाते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स के लिए। तब तक के लिए आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और हमारे साथ डिस्कशन में जुड़े हैं। शुक्रिया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।